So next in the line of therapies, inside therapies is cognitive therapies. So cognitive therapy में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है इंडिविजुअल के पास में उसको वो इंडिविजुअल प्रोसेस कैसे कर रहा है, ये जो है हम देख रहे होते हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है फॉल्टी है तो ऑब्वियसली जो है उसका परसेप्शन गलत होगा, और परसेप्शन गलत होगा तो फिर उसका जो है एक्शन भी गलत होगा। जैसे कि अगर कोई रस्सी लटकी हुई है अंधेरे में और कोई उस रस्सी को जो है सांप समझ ले, तो परसेप्शन की मिस्टेक है ये तो, और वो सांप समझ के फिर डिफरेंट रिएक्ट करेगा। और वही जो है उल्टा भी हो सकता है कि सांप हो और वो रस्सी समझ के जो है रिएक्ट करे, वो भी जो है गलत हो जाएगा। तो हमारा माइंड जो है जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोसेस करता है, उस पे भी डिपेंड करता है कि हाउ वी बिहेव। तो कॉग्निटिव थेरेपीज में हम यही देख रहे होते हैं कि जो इंडिविजुअल जो है, जो भी थॉट प्रोसेस है उसमें कहीं प्रोसेसिंग लेवल पे तो मिस्टेक नहीं है कि कोई जो है किसी ने फ़ोन किया किसी को और उसने फ़ोन कॉल नहीं उठाया, तो उसने ये सोचा कि भई ये मेरा फ़ोन कॉल उठा नहीं रहा है और मुझे इग्नोर नहीं कर रहा। उसने कॉल बैक भी नहीं किया तो मुझे इग्नोर भी नहीं कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल का फ़ोन जो है खो गया हो, या ये भी तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, रिप्लाई करने की पोज़ीशन में ही ना हो। तो ऐसे अगर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में मिस्टेक होगी तो एक्शन डिफरेंट हो जाएगा, और यही इस तरीके से सोचेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। तो कॉग्निटिव थेरेपी में यही होता है। तो जो क्लाइंट्स होते हैं, थेरेपिस्ट क्या करता है कि उसको रियलिटी के बेसिस पे इवैल्यूएट करवाता है कि जो वास्तविकता में क्या-क्या हो सकता है, वो जो है ध्यान में रख के इवैल्यूएट करे सिचुएशन को। तो इसमें 4 टू 20 सेशंस नॉर्मली होते हैं, और इसमें मगर ये है कि ये खाली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जहाँ तक डिप्रेशन की बात है। तो डिप्रेशन के खाली सिम्पटम्स तो ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन अंडरलाइंग कॉज़ है वो नहीं हो सकता है। वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, वो मेडिकल रीज़न भी इवन हो सकता है। तो वो अगर कॉजेज़ अगर नहीं एड्रेस होंगे तो टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं मिलेगा। सो ये कॉग्निटिव थेरेपीज़ में होता है। इसको एरॉन बेक ने स्टार्ट किया था। सो ये क्लियर है? आगे बढ़ूँ फिर मैं? Yes, sir. ओके, नाउ कम्स ग्रुप थेरेपी। सो ये भी जो है एक नया डेवलपमेंट है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 का। इसमें हुआ क्या था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो उस टाइम काफ़ी लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उतने ट्रेन्ड जो है मेंटल हेल्थ वर्कर्स थे नहीं। तो फिर जो है लोगों को ग्रुप में जो है साइकोथेरेपी दी जाती थी। ग्रुप मतलब 4 टू 15, मिनिमम 4, मैक्सिमम 15। ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो जाएगा तो फिर वो उसमें सब ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, फिर ग्रुप थेरेपी नहीं रह जाती है। तो ये इसकी बैकग्राउंड थी। तो जो ग्रुप थेरेपी के जो है कई बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से जो ग्रुप थेरेपी को ये देखा गया कि भाई वी शुड कंटिन्यू विद दैट। क्या बेनिफिट्स है? नंबर 1 जो है कि सबसे पहले तो ये लेस एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली एक थेरेपी हम एक साथ जो है 5 लोगों को दे रहे हैं या 10 लोगों को दे रहे हैं, तो चार्जेस कम होंगे पर पर्सन, तो वो इंडिविजुअल को भी बेनिफिट होता है। दूसरा क्या है कि जब ग्रुप थेरेपी करते हैं, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सोशल स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। आगे अभी हम इंटरपर्सनल थेरेपी पढ़ेंगे, तो ये उससे भी रिलेटेड बात हो जाती है कि किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में इंडिविजुअल को जो है अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस जो अफेक्ट पक्का होते हैं। तो ग्रुप में जो है काम करने से उनके सोशल स्किल्स इंप्रूव होंगे, तो वो एक एडेड बेनिफिट हो जाता है। जो कोर इश्यू है वो तो एड्रेस होगा ही होगा, लेकिन ये एडेड इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है। फिर वो ग्रुप में नए लोगों से मिलता है जो कि सिमिलर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उसका सोशल नेटवर्क बढ़ जाता है। देन फोर्थ वन इज़ जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप में, उनमें से कइयों को जो है जो पार्टिसिपेंट है हेल्प कर रहे होते हैं एक दूसरे को। जैसे कोई हायर स्टेज पे तो अपने से लोअर स्टेज वाले को बता रहा होगा कि मैंने ऐसा किया था, फिर इससे ये बेनिफिट हुआ था, तुम भी ऐसा करो। तो इस ये भी जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उसको ये लगता है कि मैं दूसरों की हेल्प कर पा रहा हूँ, खाली मुझे ही
हेल्प की जरूरत नहीं है। कुछ और भी हैं जो इसमें नहीं लिखा है, जैसे कि उसमें इंडिविजुअल ये जो है देखता है कि वैसा जैसा वो है वैसा वो अकेले नहीं है, ऐसे सफरर और भी हैं। तो वो औरों को सिमिलर टाइप के लोगों को देख के जो है उसको एक रिलीफ मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि मिजरी बिगेट्स कंपनी। अगर किसी को दुख है, तकलीफ है, परेशानी, तो उसको कंपनी चाहिए होती है, और कंपनी भी कैसी, जो उसके तरह के हों। तो वो भी एक थेरेपेटिक इफेक्ट होता है कि सिमिलरली प्लेस्ड पीपल आर देयर, तो वल्नरेबल फील नहीं करता है। फिर क्योंकि सिमिलरली प्लेस्ड लोग हैं, तो इसलिए वो खुल के अपनी बात को कह भी सकता है विदाउट द फियर ऑफ जजिंग, क्योंकि सभी तो सेम है। जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें सभी अल्कोहलिक है, सबको पता है कि अल्कोहलिक है, तो कुछ भी बोलेगा उसको ये फियर नहीं कि मुझे जज किया जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है। फिर क्योंकि लोग बाग उसको एक्सेप्टेंस देते हैं ग्रुप में, क्योंकि सेम प्रॉब्लम वाले हैं तो एक्सेप्ट करते हैं दूसरे को। तो जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वाली बात आ जाती है कि सब जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है। तो ये सब जो है कुछ बेनिफिट्स हैं ग्रुप थेरेपी के। तो हाँ, ये जरूर है कि थेरेपिस्ट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करना है, कौन से इंडिविजुअल्स को नहीं इंक्लूड करना है ग्रुप थेरेपी, वो ध्यान रखना पड़ेगा। कि कई इंडिविजुअल होंगे वो बेनिफिट होंगे ग्रुप थेरेपी में, कई नहीं होंगे। तो जो नहीं होंगे उनको फिर इंक्लूड नहीं करना है, या जिनकी वजह से ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे लोगों को भी नहीं करना है। तो इसमें गोल्स भी दिए जाते हैं, होमवर्क भी दिया जाता है थेरेपी की तरह, बट जो ग्रुप इज सेलेक्टेड वेरी केयरफुली। ये समझ में आ गया? हाँ जी सर। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ इनसाइट थेरेपीज, एक एक करके। सो एक तो दो बातें हैं इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी सी हैं कि जितने क्लाइंट्स ने एंटर किया इनसाइट थेरेपीज को, जो हमने बात करी ऊपर, तो उसमें 2/3 की जो है कंडीशन वो इम्प्रूव हुई। 2/3 ऑफ द क्लाइंट्स हु एंटर्ड इनसाइट थेरेपी इम्प्रूव देयर कंडीशन। और जो 2/3 ऑफ अनट्रीटेड न्यूरोटिक्स इम्प्रूव डिस्पाइट नॉट यूटिलाइजिंग इनसाइट थेरेपी। मतलब न्यूरोटिक्स के केस में 2/3 न्यूरोटिक्स है जिनको इनसाइट थेरेपी नहीं दी गई, वो भी इम्प्रूव हो गए। जिसे टेक्निकल वर्ड है उसके लिए स्पॉन्टेनियस रेमिशन, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और अपने आप ही ठीक हो गया। अब ये एक तरह से ये कहना मुश्किल हो जाता है कि इनसाइट थेरेपी से फायदा है कि नहीं फायदा है, क्योंकि लगभग सेम ही रिजल्ट है। लेकिन बाद में और जो है स्टडीज की गई कंट्रोल ग्रुप की, मतलब एक ग्रुप में ट्रीटमेंट दिया गया ग्रुप थेरेपी का, एक ग्रुप में नहीं दिया गया। तो ये पाया गया कि जो इनसाइट थेरेपी है उसका जो है इफेक्ट ड्यूरेबल है, मतलब लंबे समय तक चलता है, और सुपीरियर है, मतलब हायर लेवल का भी, कंपेयर टू व्हाट, सुपीरियर टू द प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब जिनको कोई थेरेपी ग्रुप थेरेपी नहीं गई, बस उनको बोला गया कि ग्रुप थेरेपी आपको दी जा रही है, और वैसे ही बातचीत वगैरह करके उनको भेज दिया जाता था ग्रुप में, इधर उधर की बात करके, कोई प्रॉपर थेरेपी नहीं दी गई। तो उनके कंपैरिजन में जिनको इनसाइट थेरेपी दी गई थी, उनमें जो थेरापेटिक इफेक्ट था दैट वाज ड्यूरेबल एंड सुपीरियर। सो वी कैन से दैट कि इनसाइट थेरेपीज आर यूजफुल। देन कम्स बिहेवियर थेरेपीज। सो बिहेवियर थेरेपी जो है, इसके सर्टेन एजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। सबसे पहला एजम्पशन क्या है, तीन इंपॉर्टेंट जो है एजम्पशन है। पहला है कि जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, मतलब वो सीखा है वो बिहेवियर। द बिहेवियर इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कि उसकी जो लर्निंग हुई है उसको बस अनलर्न कर देना है। सेकंड पॉइंट यही है कि अगर बिहेवियर जो है लर्न किया गया है, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर अगर लर्न किया गया है, तो उसको अनलर्न भी किया सकता है, लर्निंग थ्योरी यही कहती है। और तीसरा ये बात है कि जो प्रॉब्लमैटिक लर्न बिहेवियर है दैट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड ओवर टाइम। एक्सटिंग्विश का मतलब वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली बात है। अगर स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो फिर जो है रिस्पॉन्स कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम ऐसा इंश्योर कर दें कि स्टिमुलस ना मिले, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बिहेवियर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सो ये तीन बेसिक एजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे बिहेवियर थेरेपी दी जाती है।
तो कौन कौन सी थेरेपी दी जाती है बिहेवियर थेरेपीज में? कौन कौन सी आती है? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्शन थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड सिस्टमैटिक, अगेन इन्होंने रिपीट कर दिया, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन सेम चीज है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला सेम है। तो अगर हम बात करें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की, तो वो कैसे होगा कि हम जो है पेयर करते हैं रिलैक्स्ड बॉडी को विद एन एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट या स्टिमुलस, क्योंकि बॉडी में दो अपोजिट चीजें कभी नहीं रह सकती हैं कि बॉडी रिलैक्स भी हो टोटली और एंजाइटी भी, उसमें दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। तो हम पहले बॉडी को रिलैक्स करते हैं और फिर जो एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं सब्जेक्ट के साथ में। तो क्योंकि बॉडी रिलैक्स है इसलिए जो है वो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिग्नल जो है कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कि जो भी चीज हायर लेवल की होगी वो इफेक्टिव होगी, क्योंकि रिलैक्सेशन हायर लेवल का होगा और एंजाइटी लोअर लेवल की होगी, क्रिएट की जाएगी स्टिमुलस से, तो जो है रिलैक्सेशन वाली जो स्थिति है वो हायर लेवल पर रहेगी, यानी कि बॉडी रिलैक्स ही रहेगी, एंजाइटी नहीं आएगी। तो ये पेयरिंग होते होते फिर जो है उसको उस स्टिमुलस से कभी एंजाइटी नहीं होगी जब बॉडी नॉर्मल है तो भी। तो ऐसे एंजाइटी जो क्रिएटिंग स्टिमुलस है उनकी हायरार्की बनाई जाती है। हायरार्की मतलब सबसे कम एंजाइटी प्रोवोकिंग, फिर नेक्स्ट हायर, फिर नेक्स्ट हायर, फिर नेक्स्ट हायर, फिर हाईएस्ट, ऐसे। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट ऑलवेज। रीजन वही है, मैंने बताया कि जो बड़ा होगा वो जीतेगा। तो अगर हम एकदम से हाईएस्ट लेवल पे चले जाएंगे तो हो सकता है रिलैक्स बॉडी जो है कोप ना कर पाए, तो फिर जो है कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं कि जो हमें मालूम है कि हाँ वो इजीली बॉडी, रिलैक्स बॉडी ओवरकम कर लेगी। तो जब बॉडी उसको ओवरकम कर लेती है फिर नेक्स्ट हायर पे जाते हैं। तो ऐसे करते करते फाइनली हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं और इस तरह से बॉडी जो है फिर देन टोटली जो है रिलैक्स रहती है, इवन व्हेन जो हाईएस्ट लेवल का जो है एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस दिया जाएगा तब भी। तो ये जो है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है। एक इसमें नहीं दिया है, वो भी है बिहेवियर थेरेपेटिक अप्रोच, उसे कहते हैं फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या होता है, जैसे इसमें ग्रेजुअली हमने इंट्रोड्यूस किए थे स्टिमुलस एंजाइटी प्रोवोकिंग, उसमें सडनली जो है हाईएस्ट लेवल का इंट्रोड्यूस किया जाता है एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस, लेकिन वो जो है किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही होना चाहिए, क्योंकि दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर कोई जैसे हार्ट का पेशेंट वगैरह है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम से कुछ डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, मर भी सकता है इंसान। जैसे कोई इंसान तैरना तो सीख गया लेकिन पानी से बहुत डरता है, तो वी नो कि दैट पर्सन कैन स्विम, तो उसको जो है अगर हम पानी में धक्का दे दें जो कि गहरा है, तो क्योंकि तैरना उसको जानता ही तो तैरेगा ही, तो तैर ले जब एक बार लेगा तो उसका डर खत्म हो जाएगा कि यहाँ पानी गहरा हो या नहीं गहरा, उससे कोई फर्क नहीं, तैरना आता है तो आता है। सो ये फ्लडिंग हुआ। तो ये भी एक टेक्निक होती है। फिर एक होता है एवर्शन थेरेपी। एवर्शन थेरेपी में क्या हो रहा होता है कि इंडिविजुअल को अगेन जो है ऐसे स्टिमुलस के साथ में पेयर किया जा रहा होता है जो कि अनप्लेजेंट है और उसकी जो हैबिट उसको प्लेजेंट लगती है उसके साथ में पेयर किया जा रहा है। जैसे कि मान लो कोई इंडिविजुअल जो है लेट अस से शराब पीता है और उसको शराब बहुत अच्छी लगती है, तो अब शराब वो छोड़ने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है। तो मेडिसिन ऐसी आती है कि उसको वो मेडिसिन दी जाएगी, तो उस मेडिसिन की वजह से अगर वो शराब पिएगा मेडिसिन खाने के बाद, तो फिर उसको वॉमिटिंग, नोजिया, गिडीनेस, इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो ये सब जो है चीज़ें अनप्लेजेंट हैं और ये पेयर किसके साथ हो रही है? शराब के साथ में, अल्कोहल के साथ में। तो अल्कोहल पीते ही उसको अनप्लेजेंट जो है फीलिंग जो हो रही है, तो ये पेयरिंग हो जाएगी और इस पेयरिंग होने से ये होगा कि इंडिविजुअल को जो है ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शराब के नाम से ही जो है वॉमिटिंग या अनप्लेजेंट फीलिंग होने लग जाएगी, फिर उसको कभी छुएगा भी नहीं। सो बट दिस ट्रीटमेंट इज ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि इट इज वेरी अनप्लेजेंट। तो इट इज नॉर्मली यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर थेरेपीज, ये ध्यान रखना। और भी चीजें साथ में चल रही होंगी उसके साथ में ये यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर।
ठीक है। देन कम्स जेस्टॉल्ट थेरेपी। सो जेस्टॉल्ट जो है थेरेपी बेस्ड इस बात पे है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीटली प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, प्रोसेसिंग इज नॉट कंप्लीट। तो इसकी वजह से जो सारे उसके इमोशंस वगैरह, क्योंकि जो अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं वो उसके अंदर अनकॉन्शियस में है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इसका बेसिक फंडा है कि अगर हम इंडिविजुअल को होली एंड कंप्लीटली एक्सपीरियंस करा दें उसके जो अनप्रोसेस कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स हैं, तो उसके वजह से बैलेंस आ जाएगा इन कॉन्फ्लिक्टिंग जो भी फीलिंग्स हैं उनमें। सो फ्रेडरिच एस पर्ल्स ने जो है जो काम किया था उसके बेसिस पे डेवलप हुई थी ये जेस्टॉल्ट थेरेपी। तो जो पेशेंट की अनएक्नॉलेज्ड फीलिंग्स है, जिसको पेशेंट ने अनएक्नॉलेज रखा है, अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया कि हाँ है, तो वो जो उसकी अवेयरनेस में नहीं है उनको अवेयर वाले पार्ट में लाया जाता है। इंडिविजुअल की जो अवेयर वाली पर्सनैलिटी है उसमें लाया जाता है, जो कि पहले उसने डिनाई कर रखी थी कि नहीं ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं मेरे दिमाग में या मेरे थॉट में। तो वो जब आती है तो देन जो है उसको कंप्लीट पिक्चर समझ में आता है अपनी लाइफ का। तो इसमें जेस्टॉल्ट थेरेपी जो है बोथ ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट दोनों है। ये हमने पढ़ा था कि ह्यूमनिस्टिक जो है थेरेपीज है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की होती है अपने जो भी उसने करना है लाइफ में, और एग्जिस्टेंशियल में जो है लाइफ का पर्पस। सो जेस्टॉल्ट थेरेपी में ये एज्यूम करके चला जाता है कि जो इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल जो है बेसिकली इज गुड, और दिस गुडनेस शुड बी अलाउड टू शो इटसेल्फ। जो उसकी अच्छाई निकलनी चाहिए, और अच्छाई जो है अगर नहीं बाहर निकल के आ रही है इंडिविजुअल की, तो उसको फ्रस्ट्रेशन होगा और डिनायल में रहेगा, क्योंकि इननेट गुडनेस जो है अगर डिनायल में रहेगी तो फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली होगा। तो ये जो है हम उसकी जो अवेयरनेस में ले आएंगे सारी चीजें, तो वो जो है नॉर्मल हो जाएगा। अब इसमें ये होता कैसे है, तो इसमें जैसे साइकोथेरेपी में और साइको एनालिसिस में हम पास्ट को बहुत डिस्कस करते हैं, पर यहाँ पे हम फोकस करते हैं जो उसका क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल है उसको डिस्कस करते हैं इंस्टेड ऑफ द प्रॉब्लमैटिक पार्ट। सो और सारा फोकस पेशेंट पे ही होता है थेरेपी रूम में, उसके पास्ट में हम नहीं जा रहे होते हैं। अगर बातों बातों में कोई चीज पास्ट की आती भी है तो उसे इस तरह से डिस्कस किया जाता है एज इफ इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। मतलब मान लो जैसे कोई चाइल्डहुड की बात है रिलेटेड टू पेरेंट्स, तो अब वो चाइल्डहुड तो बीत चुका है, तो अब वो अगर वो बात कर रहा है तो अब के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी। अब बताओ पेरेंट्स के साथ में तुम क्या चाहते हो, कैसे तुम बिहेव करना चाहते हो, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, अब कैसे अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या करोगे, ऐसे द पास्ट इज ब्रॉट इनटू प्रेजेंट एंड डिस्कस्ड। अब इसमें जो है इसका रीजन भी है हम पास्ट में क्यों नहीं जाते हैं। अगर हम पास्ट में चले गए तो फिर जो है डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर हो जाएगी चीजें, क्योंकि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था इसलिए मैं प्रेजेंट में ऐसा हूं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हो गई ना। तो इसीलिए जो है वी नेवर डिस्कस कि जो उसका जो भी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है उसका वाई क्या है। अगर वाई रीजन, यानी कि वाई मस्ट रीजन, अगर उस रीजन पे हम डिस्कस करेंगे कोई ना कोई रीजन निकलेगा, तो वो रीजन की वजह से है, मेरी तो गलती नहीं है, तो फिर मुझे कुछ, मैं क्या करूं, मैं तो हूं ही ऐसा। तो इसलिए पास्ट को डिस्कस नहीं करते हैं। और इसमें जेस्टॉल थेरेपी में जो है थेरेपिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है कि कई बार जो है इंडिविजुअल जो है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म या रेजिस्टेंस जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा होता है अपने पास्ट को, या जो उसकी चीजें अवेयरनेस में नहीं है, तो जो थेरेपिस्ट है वो इवन बुलिंग करके, मतलब ऑलमोस्ट जैसे जबरदस्ती करते ना, पीछा नहीं छोड़ना उस टाइप से करके उसको जो प्रेजेंट डिटेल है उसको में ले आता है कि भाई क्या हुआ था या क्या हो रहा है, ये इस तरीके से है। सो ये जो अवेयरनेस है इंडिविजुअल की कि उसके साथ में क्या हुआ था प्रेजेंट में, उसको कैसे डील करना है, दिस अफेक्ट्स या दिस एक्ट्स एज क्यूरेटिव थिंग। तो यही जो है
इसका जो इंटीग्रल पार्ट है जेस्टॉल थेरेपी का। तो इसमें जो एक एम्प्टी चेयर टेक्निक भी होती है। तो जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स से रिलेटेड कोई बात थी, अब पेरेंट्स भी मान लो कि नहीं है, पॉसिबल है कि जो पेरेंट्स जो हैं वो नहीं होंगे, लेकिन इशू पेरेंट्स से रिलेटेड था। तो एक एम्प्टी चेयर टेक्निक में क्या करेंगे, एक एम्प्टी चेयर रख देंगे सामने पेशेंट को बिठा के, और उसको बोलेंगे कि एम्प्टी चेयर से इस तरह बात करो कि तुम्हारे जो है पेरेंट्स सामने, जो भी पेरेंट, मदर फादर कोई भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, तो उनसे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है पेशेंट जो है प्रोजेक्ट करता है, अच्छा वो दोनों तरफ से वो बात करेगा, वंस एज ए चाइल्ड एंड वंस एज ए पेरेंट। तो एक तरह से वो अपने इन चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है और दूसरे रोल में जाके वो अपने ही प्रोजेक्शंस को फेस करता है। तो दोनों ही चीज़ें हो रही होती है, तो इससे उसके अवेयरनेस में आ रहा होता है कि अच्छा इशू ये है। तो यहाँ तक जो मैंने बोला समझ में आ गया ना? ओके, आई थिंक साउंड जा रही कि नहीं जा रही, आई हैव नो आइडिया। सो इसमें हम बात कर चुके हैं कि द गोल ऑफ द Gestalt therapy is to help patients understand and accept their need and fears, as well as increase awareness of how they keep themselves from reaching their goals and taking care of their needs. ये भी बड़ी बात है। सेल्फ डिफीटिंग जो बिहेवियर होता है उसके बारे में उसको आइडिया लग जाता है कि जो है मेरे क्या इश्यूज हैं। नाउ कम्स इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। तो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी में इसका जो फंडामेंटल बेसिस है वो समझ लो। इसका फंडामेंटल बेसिस ये है कि जो मैंने ऊपर बोला था कि कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, इशू हो, उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो खराब होंगे ही होंगे। तो अगर हम किसी इंडिविजुअल के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है थ्रू साइकोथेरेपी इम्प्रूव कर सकें, तो उससे जो है इंडिविजुअल को बेनिफिट होगा। तो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी को शॉर्ट में आईपीटी कहते हैं। तो ये अबाउट यूजुअली 20 सेशंस की होती है एंड 1 वीकली मीटिंग 1 आवर पर सेशन की होती है। इसमें जो है हम बहुत सारे इश्यूज नहीं लेते हैं, वी जस्ट टेक 1 और 2 की इश्यूज। सो जैसे फॉर एग्जांपल जो डिप्रेशन है, सो डिप्रेशन मे नॉट बी कॉज्ड बाय इंटरपर्सनल इवेंट्स, लेकिन इंटरपर्सनल कंपोनेंट तो है ही डिप्रेशन में। इंडिविजुअल के रिलेशन तो खराब होते ही हैं दूसरे लोगों से, देयर रिलेशनशिप विद अदर्स आर अफेक्टेड। तो ये जो है चीज हम उसको सिखाते हैं कि इंटरपर्सनल जो है रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव की जाए। तो इसमें जो है क्या चीजें, 4 चीजें होती हैं उसमें हमने बात की ना कि 1 या 2 की इशू पे हम फोकस करते हैं। तो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी में 4 चीजें होती हैं। एक तो होता है इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स, दूसरा है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा है इंटरपर्सनल रोल ट्रांजिशन और तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। ये 4 चीजें होती हैं। तो इन 4 में से कोई ना कोई एटलीस्ट एक इशू होगा जो इंटरपर्सनल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरपर्सनल डिस्प्यूट हो या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो या इंटरपर्सनल रोल ट्रांजिशन हो या कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ हो। तो इनमें से जो भी मोस्ट रिलेवेंट इंडिविजुअल का होगा, 1 या 2, उसको वी पिक एंड देन वी गिव द थेरेपी। तो इसमें जो फर्स्ट 3 सेशंस हैं, दे आर डिवोटेड टू द असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरपर्सनल इशू। इन चारों में से कौन सा इशू है जो उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब ये भी बात सही है कि आईपीटी जो है सब लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। सो लेकिन ये भी बात सही है कि जो शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो ये डिप्रेशन में शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये हेल्पफुल होता है एज एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन थेरेपी। जैसे मेडिसिन भी शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट दिला देंगी, इसी खाया तो इमीडिएटली रिलीफ आएगा मेडिसिन से। इसी तरह इंटरपर्सनल थेरेपी से इंडिविजुअल को इमीडिएटली तो रिलीफ मिलेगा, कुछ चीज़ें जो सीखेगा उससे फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है क्योंकि कॉज को एड्रेस नहीं किया गया तो डिप्रेशन फिर से आ जाएगा। इसलिए जो अंडरलाइंग कॉज है उसको देख के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अब किसी को जो है
आईपीटी और मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन देना है, नहीं देना है, कितना देना है, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन और उसकी पास्ट ट्रीटमेंट हिस्ट्री, जैसे पहले अगर उसको बेनिफिट हुआ है तो फिर देना चाहिए, बेनिफिट हुआ ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। और कम सीवियर है तो भी दे सकते हैं, उसमें बेनिफिट होना ही है। एंड देन पेशेंट्स प्रेफरेंस ऑल्सो, कई बार पेशेंट जो है मेडिसिन प्रेफर करता है, कोई थेरेपी प्रेफर करता है, कोई कहता नहीं दोनों चाहिए। तो ये बातें भी होती है जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि इसको आईपीटी दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब डिप्रेशन इज ए रिकरेंट इलनेस, ये नहीं कि एक बार हुआ वो ठीक हो गया इंडिविजुअल फिर कभी नहीं हुआ, बार बार घूम फिर के डिप्रेशन आता है। तो इसीलिए जो है एक IPT-M होती है, IPT-M स्टैंड फॉर मेंटेनेंस। जो इंटरपर्सनल थेरेपी मेंटेनेंस होती है वो इट इज एडमिनिस्टर्ड वंस पर मंथ, ताकि जो उसको फायदा हो चुका है वो मेंटेन रहे, डेवलप जो हुआ है इंडिविजुअल, उसको बेनिफिट जो हुआ है वो मेंटेन रहे, उसके लिए वंस ए मंथ दी जाती है। तो ये जो दो अमेरिकन से जेराल्ड क्लेरमैन एंड मिर्ना वीजमैन, इन्होंने जो है फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ आउट पेशेंट विद नॉन साइकोटिक डिप्रेशन, एक्यूट का मतलब सडन हुआ है, क्रॉनिक का मतलब लंबे समय से है। सो यहाँ एक्यूट ट्रीटमेंट है मतलब अचानक जिनको हुआ है वो, और आउट पेशेंट है मतलब एडमिट नहीं हुए यानी कि सीवियरिटी कम है। सो एक्यूट हो, आउट पेशेंट हो यानी सीवियरिटी कम हो, एंड विद नॉन साइकोटिक डिप्रेशन। डिप्रेशन साइकोटिक भी हो सकता है, रियलिटी से टच खत्म हो सकता है। सो यहाँ पे नॉन साइकोटिक वाला, ये तीन चीजें जो है तब हो तब जो है आईपीटी देना चाहिए। सो आईपीटी मेंटेनेंस के लिए भी यही बात ट्रू है। फिर इसके अलावा जो आईपीटी है ये और कई स्पेसिफिक टाइप की जो पॉपुलेशंस हैं डिप्रेस लोगों की, आई एम सेइंग स्पेसिफिक पॉपुलेशंस डिप्रेस लोगों की, जैसे कि एडोलेसेंट्स हैं उनमें भी बड़े काम किए, ओल्डर पीपल बुजुर्ग लोग हैं, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, पीपल विद डिस्थाइमिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ब्यूलीमिया, ये सब जो है इनमें काफी इफेक्टिव देखी गई कि काम की है। नाउ कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। सो इट इज फॉर 12 to 16 वीकली सेशंस, ईच ऑफ 50 मिनट्स, 50 मिनट्स। अच्छा, इसके शॉर्टर वर्जन भी अवेलेबल है, तो उसको IPC कहते हैं, इंटरपर्सनल काउंसलिंग। उसमें जो है 6 ही सेशन होते हैं, जैसे ऊपर वाला भी हमने बात की ना कि 12 to 16 वीकली सेशंस होंगे, 50 मिनट्स होंगे। इसमें देयर विल बी ओनली 6 सेशंस एंड सेशंस विल बी ओनली ऑफ हाफ एन आवर, ये भी बात है। ऊपर 50 मिनट्स के थे, यहाँ पे 30 मिनट्स के, ऊपर 12 to 16 थे, यहाँ पे ओनली 6 हैं। तो IPC और IPT में ये एक खास फर्क है। तो ये प्राइमरी केयर पॉपुलेशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। प्राइमरी केयर मतलब शुरुआत में ही जो हम देते हैं वहाँ पे। सो ये मैं ऑलरेडी बता दिया कि 4 जो एरियाज हैं उनमें फोकस करती है। आगे हम डिस्कस करेंगे वो 4 एरिया क्या-क्या हैं। तो यहाँ पे IPT में हम जो उसकी पास्ट रिलेशनशिप है, इंक्लूडिंग चाइल्डहुड रिलेशनशिप जो है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेके उसको ये देखते हैं कि इसकी करंट इंटरपर्सनल फंक्शनिंग है उसमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, जो पास में जो भी हुआ, लेकिन अब कैसे अफेक्ट कर रहा है वो देखते हैं। तो अब ये एक तो टाइम लिमिटेड है, हमने बात की ना कि 12 to 16 सेशन होगा IPT के लिए या IPC के लिए 6 ही सेशन होंगे, तो टाइम लिमिटेड होती है। सो जो साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी है वो तो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को टारगेट करती है चेंज करने के लिए, पर IPT जो है वो पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर रही होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि IPT में वी रिकॉग्नाइज दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट विल बी देयर, एज़ वेल एज़ जो पेशेंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप है, उसकी जो इंटरपर्सनल फंक्शनिंग है, उसपे भी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा। बट वी डू नॉट एड्रेस द इश्यूज ऑफ पर्सनैलिटी इन IPT। यहाँ तक क्लियर है? ओके। सो अब आती बात टेक्निक्स की IP थेरेपी की।
तो ये डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव एक्सप्लोरेशन होता है। जो स्टार्टिंग में जो है, जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं, हमने पढ़ा था ना कि 1 to 3 सेशंस में जो है हम की इशू फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये बिगिनिंग सेशंस होते हैं, ये नॉन डायरेक्टिव होते हैं। यहाँ पे हम वी आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, और क्वेश्चंस जो हम क्लाइंट से पूछते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। एंड वी यूज वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू एनकरेज द क्लाइंट टू कंटिन्यू व्हाट ही और शी इज सेइंग। उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्लैरिफाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसको बोलने देंगे जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा स्टार्टिंग में। सो फिर थेरेपिस्ट जो है जहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, क्लाइंट की बात को रिपीट करेगा कि आपने ये कहा, या पहले जो कुछ कहा था उसको लिंक करके बोलेगा, उसका रेफरेंस लेके बताएगा। ये सब स्टार्टिंग में होगा, इससे एनकरेज होता है वो बोलने के लिए। तो जो बाद के सेशंस में है, वहाँ पे डायरेक्टिव हो जाएगा थेरेपिस्ट है। तो अब जब डायरेक्टिव हो जाएगा तब क्या करेगा, पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा था, अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, सो दैट ही कैन आस्क द डिटेल्स ऑफ इंटरपर्सनल डिस्प्यूट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर कौन किसने इंटरवेंशन किया, अब क्या फील करते हो, इस तरह के तब होगा। तो क्लैरिफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम वी मे आस्क द क्लाइंट टू रिपीट व्हाट ही और शी हैज जस्ट सेड, या हम पैराफ्रेज करके भी चेक कर सकते हैं कि जो हमें समझ में आया कि वो ठीक नहीं है, ठीक हुआ कि नहीं। कि जैसे उसने जो बातें बोली, वी आर नॉट श्योर कि उसको गुस्सा आया या फ्रस्ट्रेशन आया, whether the client was angry or frustrated। तो we can always ask clarification, you felt frustrated, very frustrated, अपने आप बताएगा। या जो कॉन्फ्लिक्टिंग बातें कहीं कि मुझे उसकी कंपनी बहुत पसंद है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, और फिर बाद में कभी बोला उसने कि ये तो बोरिंग इंसान है, इससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये क्लैरिफ़ाई करेंगे, पहले ये बोला था, अभी ये, तो कौन-सी बात सही है। So it is done in a polite manner so that the client is not offended। और क्लाइंट को हम एनकरेज करते हैं आईपीटी में टू एक्सप्रेस देयर अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स इमोशंस, क्योंकि इमोशंस जो अंदर हैं, चाहे वो गिल्ट के हों, शेम के हों, एंगर हो, स्पेशली इन द ग्रीफ वर्क, तो उसमें जो है इमोशन एक्सप्रेस हो जाने से अच्छा रहता है। सो हमने 4 जो है चीज़ें बात करी थी कि एक इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब 2 चीज़ों लोग हैं, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज़ का, दोनों ही लोग कोई सेम चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन मिल एक ही को सकती है। व्हाटएवर दैट मे बी, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ड्यूटी भी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, वो कोई बेनिफिट भी हो सकता है। तो वो अगर है तो वो एक इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो एक होता है इंटरपर्सनल डिस्प्यूट। इंटरपर्सनल डिस्प्यूट में क्या होता है कि दे आर नॉट एग्रीइंग ऑन सर्टेन थिंग्स, कि ये ऐसा है कि वैसा है। तो वो डिस्प्यूट, या ये किसको करना चाहिए, या ये किसकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कि जैसे हस्बैंड वाइफ जो है दोनों ही जॉब करते हैं, तो अब बच्चे को स्कूल छोड़ना और लाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डिस्प्यूट हो गया। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो शाम को जब दोनों लौट के आएंगे, शाम का खाना बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो है डिस्प्यूट वाली कैटेगरी होगी। फिर आता है कि जो अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ, इससे पहले जो है एक और है इंटरपर्सनल रोल ट्रांजिशन। इंटरपर्सनल रोल ट्रांजिशन में क्या है कि इंडिविजुअल के लाइफ में रोल चेंज होते रहते हैं, हमेशा सेम नहीं रहते हैं। जैसे कि अभी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और फिर उनकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो अब जो है रोल ट्रांजिशन होगा ना, हस्बैंड बॉयफ्रेंड से वाइफ और हस्बैंड बन गए। तो वाइफ एंड हस्बैंड की डिफरेंट ड्यूटीज होती हैं, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की डिफरेंट होती हैं। तो अब ये रोल ट्रांजिशन हुआ, इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड टाइप का ये होता है आईपीटी में। अनदर एग्जांपल कि अभी वो हस्बैंड वाइफ हैं, तो घूमते फिरते हैं, पार्टी शार्टी सब करते हैं, लेकिन बच्चा हो गया। अब बच्चा होने से जो है वो पहले वाली फ्रीडम तो नहीं रहेगी, रात को जगना भी पड़ेगा, बच्चे को फीड भी करना पड़ेगा, उसके नैपीज भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ये जो नया रोल जो हो रहा है लाइफ में, ट्रांजिशन वो नहीं कर पा रहा है इंडिविजुअल,
ये इंटरपर्सनल रोल ट्रांजिशन हो गया। और चौथा है अनरिजॉल्व ग्रीफ। कोई भी ग्रीफ हो सकता है, लेटर से कि कोई डेथ हुई घर में, तो अब उस ग्रीफ को किसी ने एक्सप्रेस मान लो नहीं किया फॉर वॉट एवर रीजन, कि बहुत ब्रेव बन रहा था या उसको ब्रेव बनना पड़ा, नहीं अगर वो ब्रेव नहीं बनता तो बाकी लोगों का हाल खराब हो जाता है, या सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि उसको ब्रेव बनना है, तो वो उस अपने दुख को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो वो जो ग्रीफ था उसका वो अनरिजॉल्व हो गया। ये पेट के केस में भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स के केस में भी होता है कि पेट की डेथ हो गई तो भी हो सकता है कई बार। तो इस तरह से जो है ये सब जो इमोशंस हैं वो वी एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस द अफेक्ट। सो उसको डायरेक्टली हम पेशेंट को पूछेंगे कि हाउ द पर्सन फील्स, और उसको रिमाइंड करेंगे कि नेगेटिव फीलिंग्स होना नॉर्मल है। भाई अगर कोई तुम्हारे को हमेशा जो है बुरा भला कहेगा तो गुस्सा आना नॉर्मल है। इफ यू आर फीलिंग एंग्री इट्स ओके। तो इस तरह से हम एनकरेज करते हैं कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। और ये भी एक चीज़ हमारे को जो है क्लाइंट को समझानी होती है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट सोच रहा होता है कि इफ ही और शी इज हैविंग सम अनवांटेड फीलिंग्स, सो ही और शी मे एक्ट अपॉन इट आल्सो, ये डर होता है। तो ये उनको समझाना होता है कि एक फीलिंग होना अलग बात है और उस पे एक्ट करना अलग बात है। ज़रूरी नहीं कि हर जो फीलिंग हमारे मन में आए उस पे हम एक्ट करेंगे। सो वी रीएश्योर द क्लाइंट दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड एक्टिंग। और उसको हम जो उसके मूड्स और इम्पल्सेस हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये हम अलग-अलग तरीके सिखाएँगे। और ये भी हम उससे जो है पता करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से जो है उसके थॉट्स हैं जिनसे व्हिच आर फॉलोड बाय नेगेटिव इफेक्ट। मतलब कोई विचार दिमाग में आया और उसके बाद में जो है नेगेटिव इमोशन जनरेट हुए। तो वो थॉट्स कौन से थे जिन्होंने ये नेगेटिव इमोशन जनरेट किए, ये भी पता करेंगे। तो उससे कॉज़ पता चलेगा ना, फिर ईज़ी हो जाएगा एलिमिनेट करना। तो अब जब हमें कॉज़ पता चल जाएगा, देन वी कैन ऑलवेज़ यूज़ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू डील विद द अंडरलाइंग स्ट्रेसर। ये इसलिए हम करेंगे। फिर एक चीज़ होती है इंटरपर्सनल थेरेपी में कम्युनिकेशन एनालिसिस। तो इंडिविजुअल कैसे कम्युनिकेट कर रहा है लोगों से, कैसे बात कर रहा है, वो भी तो एक रीज़न हो सकता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स का या इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं होने का। जैसे कोई एम्बिगुअस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है, अब सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, ये मुस्कुरा रहा है तो ये खुशी में मुस्कुरा रहा है या दुख में मुस्कुरा रहा है या सरकास्टिक है या इग्नोर करने के लिए कर रहा है। तो इस तरह से जो नॉन वर्बल कंफ्यूजिंग एम्बिगुअस कम्युनिकेशन है उससे भी प्रॉब्लम आती है। जैसे किसी को कोई बात बुरी लगी, द पर्सन इज जस्ट सल्किंग। अब इफ यू जस्ट कीप सल्किंग, हाउ द अदर पर्सन विल नो कि एक्चुअली क्या बात बुरी लगी है। So that's why they are told to use words to express their feelings instead of sulking या remaining silent और self harming, या ये assume करना कि हाँ उसको सब पता है मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ, बस वो करना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी कि अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई ऐसी बात है तो जिसकी वजह से उसने ऐसा किया, तो उसको चेक तो कर लो कि उसने जो है तुम्हारा फ़ोन 4 बार तुमने किया, उसने ना पिक किया ना रिप्लाई किया। तो तुम ये अज़्यूम कर रहे हो कि वो जो तुमको इग्नोर कर रहा है, तुमसे दूर होना चाहता है, मतलब निकल गया है, इसलिए जो है वो अब तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है। तो अपनी इस असम्पशन को चेक तो कर लो कि रियलिटी है कि उसे घर जाके देख लो कि वो हॉस्पिटल में तो नहीं है, उसका फ़ोन तो कोई और यूज़ नहीं कर रहा है। देयर कैन बी मेनी रीज़न्स। तो इस तरह कम्युनिकेशन करेंगे, उसी से डायरेक्टली पूछ लो, भाई तुम क्यों आजकल फ़ोन मेरा नहीं उठा रहे हो, कॉल बैक नहीं कर रहे हो? तो ये सब किया जाता है। अब थेरेपेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि जैसे लोग बाग कम्युनिकेट करते हैं औरों से, वो कहाँ से सीखते हैं? थेरेपी में सीखते हैं। तो जो भी हम थेरेपी में कर रहे हैं अगर वो सक्सेसफुल है, अच्छा है, तो फिर हम उसको रियल लाइफ में कर सकते हैं। तो दिस बिकम्स ए मॉडल फॉर द पेशेंट कि हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद द थेरेपिस्ट। सो और थेरेपिस्ट भी जो है समटाइम्स जो है पेशेंट को बोल सकता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम अपसेट हो रहे हो, या तुमने ऐसा कुछ बोला जिससे मैं अपसेट होने लगता हूँ, तो उसका रिहर्सल करके वी कैन बी मोर असर्टिव
कि भाई जिसको भी जो बात अच्छी नहीं लग रही है वो बोले दूसरे से कि मुझे ये पसंद नहीं, ये मत करो। और इससे जो है जैसे क्लाइंट को कोई असम्पशन है कि ये जो है चीज़ जो है क्लाइंट थेरेपिस्ट ने करी, ये गलत है, उसको क्लाइंट को पसंद नहीं आई। तो असर्टिव होके जो है वो थेरेपिस्ट से बात करे कि आपने ऐसा कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, या ऐसा किया, मुझे ठीक नहीं लगा। और अपने जो है ये मौका क्या होगा, ये मौका होगा टू करेक्ट द फॉल्टी असम्पशन। हो सकता है वो उसको लगा कि आपने मेरी बेइज्जती करी या मुझे इग्नोर किया, तो थेरेपिस्ट बताएगा कि नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं की, मैंने तो तुम्हें खाली एक फैक्ट बताया था, सबको बताता हूँ मैं, या इग्नोर नहीं किया, मैं नोटिस नहीं कर पाया। तो इस तरह से ये थेरेपेटिक रिलेशनशिप भी एक उसके लिए मॉडल बन जाता है कि इंटरपर्सनल रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है। सो अब बात आती है कि ये बिहेवियर चेंज टेक्निक्स क्या क्या है। सो उसको हम एडवाइस भी दे सकते हैं इंडिविजुअल को, उसको एजुकेशन भी दे सकते हैं कि क्या करने से क्या होता है, कैसे इमोशंस जनरेट होते हैं, इमोशन से एक्शन होता है, हाउ टू ब्रिंग पॉजिटिव इमोशंस इन अदर्स, उससे हमें कैसे बेनिफिट होता है, ये सब है। तो साथ ही हम रोल प्ले भी करवा सकते हैं पेशेंट से। सो जैसे कि जो पेशेंट है वो थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं कि जैसे कि वो किसी दूसरे इंसान से बात कर रही है। जैसे मुझे बॉस से छुट्टी मांगने में जो है डर लगता है या हमेशा झगड़ा हो जाता है, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है या कर सकती है थेरेपिस्ट के साथ में, एज इफ थेरेपिस्ट इज द बॉस हु इज ग्रांटिंग लीव। तो अब उनसे बात करके प्रैक्टिस करेगी, ये भी है। फिर थेरेपी में ना रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्ट नहीं होगा कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, या कई बार क्या होगा वो मुद्दे की बात को भटकाता रहेगा या उस पे आएगा नहीं टॉपिक पे, या अपॉइंटमेंट ही मिस कर दिया, आपसे आया ही नहीं सेशन में, या सेशन में तो आया लेकिन चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है। सो इस टाइप के बिहेवियर्स को रेजिस्टेंस माना जाता है कि कोई ऐसी चीज़ है अनप्लेजेंट जिसको वो डिस्कस नहीं करना चाह रहा है, और वही जो है प्रॉब्लम इश्यू है, वो आएगा बाहर निकल के, तभी कुछ बात निकल के आएगी। तो इस तरह का रेजिस्टेंस देखने पे जो है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इट शुड बी डिस्कस एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि भाई हाँ है तो है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं कि क्या इशू है जो तुम नहीं डिस्कस करना चाहते हो। सो इसमें जो है अगर हम आईपीटी की बात करें तो इसमें जो है अगर रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं क्लाइंट में, सो ये एक तरह का रोल डिस्प्यूट है बिटवीन क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। सो क्या है कि वो एक्सपेक्टेशंस जो है थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहा है, तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पा रहा है इसलिए क्लाइंट जो है रेजिस्टेंस शो कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोल डिस्प्यूट, जो हमने पढ़ा था इंटरपर्सनल रोल डिस्प्यूट, कि किसका काम है। थेरेपिस्ट को लग रहा है कि क्लाइंट को बताना चाहिए, क्लाइंट को लग रहा है या उसको समझना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज। अब जो भी प्रॉब्लम्स हम बात करी हैं वो थेरेपी में जैसे डील की जाएंगी, वो मॉडल बन जाती है क्लाइंट के लिए आगे कैसे डील करना है। और जो भी बिहेवियर जो है थेरेपी को सैबोटेज कर रहे हैं, वो जो है दे ऑफन सर्व टू अवॉइड डिस्कशंस ऑफ पेनफुल टॉपिक्स। ये है जो भी जैसे रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो पेनफुल टॉपिक्स को अवॉइड करने के लिए हो रहा होता है, चाहे वो मिसिंग अपॉइंटमेंट्स हो या रिमेनिंग साइलेंट हो या अवॉइडिंग द टॉपिक हो। उसका रीजन है कि टॉपिक पेनफुल है। सो जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीलिंग्स एंड इम्पल्स। सो जो इंडिविजुअल का कॉन्शियस है अ, वो जो है कंट्रोल करता है एक्शंस को, और फीलिंग्स तो अनकॉन्शियसली आ जाती है। हमारे जो अनकॉन्शियस में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उससे मिलता जुलता ट्रिगर मिला तो फीलिंग्स जनरेट हो गई। लेकिन जो एक्शंस हैं वो कॉन्शियस होते हैं, वो तो हम अनजाने में नहीं करते हैं, जान के ही करते हैं जो भी करते हैं। तो ये क्लाइंट को समझाना होता है कि फीलिंग अलग चीज़ है, इम्पल्स अलग चीज़ है। इम्पल्स तुम्हारे कंट्रोल में है, फीलिंग जो है वो अनकॉन्शियस में हो सकती है। और चाहे कोई सी भी थेरेपी हो, ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस तो हमने देखना ही है। तो हाँ, ये चीज़ जो है थेरेपिस्ट को रजिस्ट करनी है कि वो जो एडवाइस उन पेशेंट्स को ना करें
जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी या डिपेंडेंट पेशेंट है, अगर उनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने लग जाएंगे तो फिर उनकी डिपेंडेंसी और क्रिएट हो जाएगी, फिर तो थेरेपी का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि जो दोज हु आर डिपेंडेंट, दे शुड नॉट बी गिवन एडवाइस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और साथ ही हमें क्लाइंट को ये भी बताना होगा, समझाना होगा और खुद भी ध्यान रखना होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थेरापेटिक रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। हम विल बी नाइस टू द क्लाइंट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देंगे, एम्पैथी रखेंगे, सब कुछ होगा, ऑल पॉजिटिव फीलिंग्स विल बी जनरेटेड, बट वी आर नॉट द फ्रेंड ऑफ क्लाइंट। ये ध्यान रखना होगा। ये थेरापेटिक रिलेशनशिप है तो इसको प्रोफेशनल रखना होगा, ये ध्यान रखना होगा। एंड थेरेपिस्ट शुड ऑल्सो मॉनिटर देयर ओन फीलिंग्स अबाउट पेशेंट, कि कहीं कोई रोमांटिक रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप की फीलिंग्स तो नहीं आ रही हैं, या कोई गुस्सा तो नहीं आ रहा है क्लाइंट के ऊपर कि मेरी बात ही नहीं मानता है, तो वैसा फील करने लग गया हो थेरेपिस्ट, वो भी हो सकता है। तो ये सब जो है चीज़ें अगर ध्यान में लगे रखेगा थेरेपिस्ट, so the therapist is less likely to act upon that. So with that, I have come to the end of this session. So should I close the recording, I think? Okay.